नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारी हर हफ्ते की जो राजनीति की खोज खबर उस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आनंद वर्धन जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे ये हफ्ते में क्या-क्या जो मुख्य राजनीतिक घटनाएँ हुई हैं, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आनंद वर्धन जी जो मणिपुर में चल रहा है, कि मणिपुर में जिस तरह से मिनिस्टर का भी घर जला दिया गया है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और गृह मंत्रालय का उधर ध्यान देते हुए भी वो जो हिंसा है वो थम रही नहीं है। तो ये पूरे माहौल में आप किस तरह से देखते हैं और उसके लिए केंद्र और कौन जवाबदार है और क्या होना चाहिए? शकील भाई, इसमें कहीं कोई मतलब गुंजाइश की बात ही नहीं है कि मणिपुर के इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, और वो भी केंद्र की भाजपा सरकार है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर एक ऐसा राज्य था, सुंदर राज्य था, पीसफुली रहते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। मणिपुर में मूल रूप से करीब करीब अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो करीब 46% हिंदू हैं और 46% क्रिश्चियंस भी हैं। बैलेंस्ड है। और दो दो मूल कम्युनिटी है वहां की। जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो मैती है, और दूसरा वहां पे कुकीज और नागाज हैं। मूल रूप से कुकीज और नागाज जो हैं ये ट्राइबल हैं, और जो मैती हैं ये जनरल हिंदू हैं, और ये प्लेन्स में ज्यादा रहते हैं। पहाड़ पे कुकीज और नागा लोग रहते हैं। ये वहां पे खेती की भी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग तरह की खेती है। मूल झगड़ा शुरू ये हुआ कि कुकीज को आज से नहीं, जब देश आजाद हुआ तब से कुकीज को शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी थी, और शेड्यूल ट्राइब के जो एक हक इस देश का संविधान उनको देता है वो उनको मिलता था। उसके अलावा जो उनको एक प्रोटेक्शन ये था कि शेड्यूल ट्राइब ये हमारे मैदान में भी है। जैसे अब तो उसको डाइल्यूट कर दिया गया पिछले 2-4 साल से, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में भी या कहीं पे भी शेड्यूल कास्ट की जमीन नॉन शेड्यूल कास्ट वाला नहीं ले सकता था। और वो चीज लागू थी मणिपुर में भी। शेड्यूल ट्राइब की जमीन को नॉन शेड्यूल ट्राइब वाला नहीं ले सकता था। ये एक प्रोटेक्शन, और इस पूरे देश में प्रोटेक्शन था इस तरह का। क्योंकि पैसा ज्यादा जैसे दूसरे लोगों के पास होता है, तो फिर अगर इस पे रोक नहीं लगाएंगे तो पैसा लेने लगेंगे। खैर, इस बैकग्राउंड के साथ ये जब सरकार आई तो इनके पास तो एक ही वो है, एक ही अस्त्र है, वो है हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियंस, या मतलब धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ। तो इन्होंने वो जो शेड्यूल ट्राइब की प्रिविलेजेस थी वो इन्होंने मैती को भी देनी शुरू की। फिर इन्होंने ये भी खोल दिया कि वो जमीन भी ये ले सकते हैं। इस तरह की बातें इन्होंने शुरू की, और मूल झगड़ा वहीं से शुरू हुआ। वहां के जो बीरेन सिंह साहब, जो उसके चीफ मिनिस्टर हैं, जो अब भाजपा के साथ हैं, वो बीरेन सिंह साहब की अब दिक्कत क्या है कि वो अब दिक्कत क्या है कि इस समय जो जो सरकार है वो माइती चीफ मिनिस्टर उसके हेड हैं, और कुकीज के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। इसके बाद एक बात और ये समझना जरूरी है और देश को जानना जरूरी है कि वहां का एक संगठन है यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट। यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के जो चेयरमैन हैं एसएस हाउकिप, इन्होंने एक हलफनामा एफिडेविट देके जो अदालत में, वहां एनआईए की कोर्ट है, उस एनआईए की कोर्ट में ये हलफनामा दिया है 7 जून 2019 में कि बीजेपी। अच्छा, मैं इसलिए इस बात को एम्फसाइज करना जरूरी है कि यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट को सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ठीक है, मतलब अगर देश में कहीं है उनसे बात करने। लेकिन बीजेपी जो बार बार ये कहती रहती है ये आतंकवादी, ये अलगवादी, ये फलानावादी, ये वादी, उस बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने 2017 के इलेक्शन से पहले, राम माधव और हेमंत बिस्व शर्मा जो उनके नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल के उस समय चेयरमैन थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, एसएस हाउकिप का ये लेटर है, एफिडेविट है कोर्ट में, जहां पर उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे साथ एक समझौता किया, और समझौते में इन्होंने कहा कि आप बीजेपी की मदद कीजिए। समझौता किसके साथ कर रहे हो, किसकी मदद ले रहे हैं? एक अलगाववादी संगठन की।
मदद ली। 2017 के इलेक्शन के बाद जो स्थिति थी, 60 की विधानसभा में 28 सीट कांग्रेस की आई थी, 21 सीट बीजेपी की आई थी। हॉकिप कहते हैं, और हॉकिप का कहना है कि फिर हमने अपना जोर लगा के अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा सरकार बीजेपी की बनवा दी। दैट इट इज ऑन रिकॉर्ड। अब ऐसे लोग जो अपने चुनावी फायदे के लिए, जो सरकार बनाने के लिए, जो इन सब चीजों के लिए, पास्ट में भी देखा गया है कि बीजेपी के लोग किस तरह से सरकार गिराते हैं, किस तरह से सरकार बनाते हैं। वो एक अलगाववादी संगठन, जो वो कहते हैं हम लोगों का इसके बारे में अगर कभी और बात चर्चा होगी तो दूसरी बात करेंगे, तब हम लोग की मणिपुर की समस्याएं हैं उन समस्या। लेकिन ये लोग जो जो डिक्लेयर्ड उसके साथ करते हैं, वहां पे इन्होंने उनके साथ समझौता करने में कोई कोताही नहीं की। अब दिक्कत यह है कि आज की तारीख में ये सोचिए, देश के केंद्रीय मंत्री का जो वहां घर है वो घर जला दिया गया है, विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, सांसद के घर जलाए जा रहे हैं, वहां टोटल अनार्की है। हमारे होम मिनिस्टर साहब खुद वहां जाते हैं, बैठते हैं 2 दिन और कहते हैं नहीं नहीं सब ठीक। तो क्या किस लिए गए थे? उनकी जवाबदेही नहीं है। जब किया दिया उनका है, जब सारा, जिसको मैं एक खराब वर्ड यूज कर रहा हूं, जब सारा रायता फैलाया हुआ है उनमें, तो उसको सफाई कौन करेगा? और हर जगह आप सफाई डंडा चला के नहीं कर सकते हैं। तो आज की तारीख में मणिपुर में जो भी हो रहा है, उसके लिए पूरी तरह से भाजपा एज एन पार्टी एंड भाजपा की केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार 2017 से चल रही है। बीजेपी की सरकार स्टेट में भी, केंद्र में भी। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि फलाना ने कर दिया, फलाना ने कर दिया। तो मणिपुर की घटना बहुत ही दुखदाई है। देश के एक हिस्से में इस तरह की अगर चीजें, घटनाएं हो रही हैं, उनकी अपनी डिमांड्स हैं, उनको आप जिस तरह से हर चीज को आप हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन ये करते लगते हैं, ये उसी का नतीजा है। हाँ, हाँ। दूसरा मुद्दा जो है, आपने मणिपुर के बारे में बताया हमारे दर्शकों को, लेकिन दूसरा मुद्दा जो पहलवानों का चल रहा था, और उसमें उसमें जो चार्जशीट अभी फाइल की गई है, उसमें पॉस्को एक्ट निकाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो माइनर गर्ल थी, माइनर लड़की थी, उसने अपना केस वापस ले लिया है, इसलिए कोई बनता नहीं है, और जो ऑफेंसेस हैं वो इतने ग्रीवियस नहीं है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर कानून में कोई ये मैंडेटरी नहीं है गिरफ्तार करना, और कोई ऑफेंसेस इतनी ग्रीवियस नहीं है, तो जो अभी पहलवानों की डिमांड होगी कि उसको गिरफ्तार करे, वो कितनी जायज होगी? देखिए, 2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली चीज है कि 2 चार्जशीट फाइल ही हुई हैं। जो एक चार्जशीट जो नॉन पॉक्सो वाली थी, उसमें साफ साफ है कि इन भाई साहब की ऐसी हरकत थी, इस तरह की हरकतें करते थे, उसके फोटो और ये सब उसके साथ लगाए गए हैं। तो आप इससे नहीं बख्श सकते हैं कि वो इस तरह की हरकत नहीं करते थे। प्राइमा फेसी एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट, तीनों जगह ये है कि ये, जो मैं पहली एफआईआर की बात कर रहा हूं, अभी पॉक्सो की बात नहीं कर रहा हूं, तो उनका ये चाल चलन था और वो इस तरह की हरकतें करते हुए वो है। अब तो ट्रायल चलेगा, वहां प्रूव होगा, क्या प्रूव होगा नहीं होगा। तो पहली चीज, वो इस तरह के थे। अब आ जाइए दूसरी चार्जशीट पे, जो पॉक्सो की चार्जशीट है। पॉक्सो की चार्जशीट में उनको क्या कहा गया है? ये नहीं कहा गया है कि लड़की नाबालिग नहीं है, लड़की नाबालिग है, लेकिन वही सज्जन जो उससे पहले 6 महिलाओं के यौन शोषण के मतलब जो भी आरोप हैं, उसके दोषी प्राइमा फेसी चार्जशीट में, इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाते हैं, अब तो ट्रायल चलेगा, वो यहां पे छोड़ दिए जाते हैं, यहां पे वो ये हरकत नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ विरोधाभासी बातें हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में अभी परसों से एक नया शगुफा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लॉ कमीशन ने कहा है सब रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जो समान नागरिक संहिता, या सिविल का मतलब जो आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी है, चाहे वो सक्सेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो, उसकी बात कर रहे हैं। उससे पहले इस देश में एक ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लगा हुआ है, जिसको सीआरपीसी बोलते हैं। वो तो इस देश में एक है। शकील साहब अगर हत्या करेंगे या मैं अगर हत्या करूंगा, तो सजा आपको भी वही मिलेगी, मुझे भी वही मिलेगी। मैं हिंदू हूं तो ये नहीं होगा कि मुझे कम मिलेगी, आप मुसलमान हैं तो आपको कोई और सजा मिलेगी। वो आपकी शरीयत के हिसाब से या मेरे मनुस्मृति के हिसाब से नहीं सजा है,
वो सजा इस देश के कानून के हिसाब से, तो दोनों के लिए वही सजा है। तो जहां तक क्रिमिनल मामलों की बात है, उसमें इस देश में एक ही कानून है और एक ही कानून लागू होता है। ये जो मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, ये समझने के लिए, ये जो पॉक्सो का केस हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, आप वो तो लागू कर नहीं रहे हैं इस देश में, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पॉक्सो का कानून बिल्कुल स्पष्ट है, एफआईआर होती है, आपको तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, और उसके पीछे भावना यह है कि वो व्यक्ति इन दी वो पोजीशन, वो जो वो इस जगह बैठा हुआ है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है उसका बयान और उसके डिसीजंस को, और वो हुआ। आपने पॉक्सो के एफआईआर के बाद जो देश का कानून है उसको आपने माना नहीं, आपने गिरफ्तार नहीं किया, और उसने 45 दिन के अंदर वो बदलवा लिया बयान। यही तो आशंका होती है, इसीलिए तो गिरफ्तार किया करने की बात है। तो ये तो आप अभी क्रिमिनल जस्टिस जो ऑलरेडी समान है उसको तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, उसको तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और अब आप चले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड करने। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के उसमें सरकार बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गई है कि वो किन लोगों के साथ खड़ी है, किनका बचाव करती है, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई इफ एंड बट नहीं है। ये लेकिन ये सरकार जो है, कल को उनको चुनाव में जाना है, और खास करके जाट वोट हैं, अभी हरियाणा में भी हैं और राजस्थान और यूपी में भी है। तो क्या सरकार का जो गणित है कि जो नुकसान होगा उससे ज़्यादा ये शरण सिंह को बचाने में फ़ायदा है, तो ये किस तरह का है? क्योंकि एक पूरा ये चल रहा है कि ये तो सिर्फ जाटों का और एक फैमिली का मुद्दा है, और सिर्फ जाटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये हरियाणा के लोग हैं जो प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये दूसरों का कोई इनसे लेना देना नहीं है। देखिए, उसको जो जाट और उसमें, वो तो आपको भी पता है कैसे कौन लोग इसमें घुसे और कौन लोग इसको वो किए, उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन कर क्या रहे हैं कि जैसी खबरें आ रही हैं कि जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें हरियाणा के एक जाट को ही वो अध्यक्ष बना दे रहे हैं, तो मामला फिर खत्म। फिर जब अब जाट किस मुंह से कहेगा जाके, भाई उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मैनेज कर लिए गए ना जाट, कौन उनके लीडर ने कराया, पैसा लेके कराया, बिना पैसे लिए कराया, कोई फेवर लेके कराया, बिना फेवर लिए कराया, वो एक अलग विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से जस्ट पहले किसान आंदोलन खत्म हुआ था, लेकिन जाट मैनेज हो गए थे। तो इस तरह से यहाँ पे भी मैनेज हो जाएंगे। अगर वो उन्हीं के जाट का, एक हरियाणा के जाट को आप अध्यक्ष बना दीजिएगा, तो उसका भी तो इन्फ्लुएंस होगा, उनकी भी तो खाप है, उनका भी तो अपना एरिया ऑफ है। अगर अगर आसाराम को आज इस सबके बाद, और राम रहीम के इतने हीनियस क्राइम जो प्रूव हो चुके हैं, जो जेल में सजा काट रहे हैं, उनके भी तो आज चलने वाले पीछे पीछे लोग हैं जो उनको कहते हैं कि नहीं नहीं, वो जो गाते बजाते हैं, भजन वजन करते हैं, उनके पीछे लोग चलने वाले लोग हैं। तो इस देश में शैतान के पीछे चलने वाले लोग भी हैं, इंसान के पीछे चलने वाले लोग भी हैं। इस तरह से जाटों को भी मैनेज कर लेंगे, पहलवानों को भी मैनेज कर लेंगे, मणिपुर को भी मैनेज कर लेंगे, तो ये विपक्ष की एकता का क्या चल रहा है, उसको वो भी मैनेज हो जाएगा। अभी मांझी जो है वो बाहर हो, केजरीवाल अलग भाषा बोल रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा बताइए, ये विपक्ष एकता पे क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब विपक्षी एकता में जो मूल बात है, वो बात ये थी, नीतीश कुमार आए थे दिल्ली और उन्होंने उसको बहुत स्पष्ट कर दिया था। जिसको समस्या नहीं बोलेंगे, वो एरिया जहां पे कांग्रेस और विपक्ष के बीच का मामला ठीक नहीं बैठ रहा है, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। नीतीश कुमार ने ऐसे 6 लोगों को की जिम्मेदारी ली थी कि इनसे हम बात करेंगे। ये वो लोग हैं, और कांग्रेस ने कहा था कि आप इनसे बात करिए। ये वो लोग हैं जहां जिनका चुनाव में कांग्रेस के आमने सामने मुकाबला होता है, उनका और कांग्रेस के बीच की फाइट होती है। उसमें केजरीवाल साहब थे, उसमें ममता बनर्जी थी, उसमें नवीन पटनायक थे, उसमें केसीआर थे, उसमें जगन रेड्डी थे। छठा नाम उसमें अखिलेश यादव है, जो मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है कि वो उसमें क्यों इतना एंटी कांग्रेस है। कारण हो सकते हैं, और ये तो या तो अखिलेश यादव बताएं, नहीं तो हम और आप अगर बात करेंगे तो हम तो अपने हिसाब से उनके एक्शन और उनके आचरणों को देख के हम अपने हिसाब से उसके एनालिसिस करेंगे। तो अब एक एक करके बात कर लीजिए। ममता बनर्जी के साथ आज जो बात हो रही है, उसमें ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है, एंड ऑफ द डे में वहां सेटल हो जाएंगी चीजें बंगाल में। अब
जगन रेड्डी का अपना आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विधानसभा इलेक्शन में पिछला जो हुआ था, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करीब 1% वोट मिले थे। तो वो वहां पे कोई कोई फोर्स ऐसा नहीं है। और वहां पे तेलुगु देशम के साथ फिर से कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले एक अंडरस्टैंडिंग की। तो अब ये जगन रेड्डी को देखना होगा कि आज उनको क्योंकि वो जगन रेड्डी का कोई नेशनल वो अभी नहीं है। आज की तारीख में वो प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में नहीं है। जैसे बाकी सब लोग तो प्राइम मिनिस्टर की रेस में है ना, केसीआर साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल तो हैं ही सबसे आगे खड़े हैं लाइन में, अखिलेश यादव भी मन में जैसा लगता है, ममता बनर्जी, तो जगन रेड्डी तो हो गए। नवीन पटनायक का भी इस तरह का कोई वो नहीं है, वो अपना वहां लड़ेंगे, जो उनकी पार्टी के लिए ठीक होगा वो करेंगे। केसीआर साहब का मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना के इलेक्शन जब तक नहीं हो जाते हैं, जो सबसे पहले अभी 2 महीने के बाद तेलंगाना ही होना है, तेलंगाना और मिजोरम शायद एक साथ हो रहा है, तब तक वो कोई बहुत फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि वो तेलंगाना के इलेक्शंस के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। जहां पे कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस तेलंगाना में अप्रत्याशित परफॉर्मेंस करने वाली, जैसे कांग्रेस का मानना है। अब आती है बात आम आदमी पार्टी की। मैं भी सुन के हैरान था, जब मुझे शुरू में लगा कि शायद रीजनेबल हैं, और अरविंद केजरीवाल का एक ठीक बात है कि हर पार्टी का, अब वो नेशनल पार्टी हो गई है, वो भी अपना एक वजूद चाहती है, वो भी एक ओवरऑल उसमें में शेयर चाहती है। लेकिन 23 तारीख को आपकी मीटिंग है, आप अपने जो आपके नेशनल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे आप एक बयान दिलवाते हैं, और वो बयान ये कहता है कि भाई दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस नहीं लड़े तो हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं लड़ेंगे। वो पार्टी जिसने पिछला जो 2014 का इलेक्शन हुआ था, जब ये पूरे हिंदुस्तान में लड़े थे, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2019 के इलेक्शन में तो इनको कुल 1 सीट मिली थी, 0.44% वोट मिला था, कुल शायद 27 लाख वोट मिले थे। ये 2019, मैं 2014 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, जब इनको 2% के करीब वोट मिले थे, 1 करोड़ से ऊपर। 436 या 432 सीटों पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और इन्होंने एक कीर्तिमान और बनाया था कि सबसे ज्यादा जमानत जब्त होने वाली पार्टी एक इलेक्शन में का रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया था। 408 या 412, मतलब वो 400 से ऊपर था, ये मुझे ठीक से याद है, तुरंत नहीं याद है। 400 जो इन्होंने, इनके 436 में, हाँ मुझे अब फिगर याद आ गई, 436 थे या 432, 18 लोगों की जमानत नहीं जब्त हुई थी। उस 18 लोगों में 4 लोग जीत गए थे, फिर 7 दिल्ली में जमानत नहीं जब्त हुई थी, इत्यादि इत्यादि। बाकी लोगों की जमानत जब्त हुई थी 400 से ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में भी नहीं लड़े और पंजाब में भी नहीं लड़े। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के 8 एमपी जीते थे, 13 में से पंजाब में 8 एमपी जीते थे, और बाकी 5 जगह पे कांग्रेस रनर अप थी, नंबर 2 पे। दिल्ली में 7 सीटों में 7 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीट पे सेकंड थी और आम आदमी पार्टी 2 सीट पे सेकंड थी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये मानना कि यहां पे कांग्रेस न लड़े अनरीजनेबल है। और मैं इसको इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ठीक है, उनके हिसाब से उनकी कोई एक है कि भाई हम यहां लड़ेंगे ऐसे, तो ये बात उनको 23 तारीख को पटना में उस मीटिंग के अंदर कहनी चाहिए थी, जो कहा जा रहा है कि क्लोज डोर होगी, जिसमें खुले साफ साफ बात एक दूसरे से की जाएगी, वहां बात करते। और उसके बाद नहीं होता तो फिर ये बात करते। लेकिन अगर आप ये प्री कंडीशन रख दे रहे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि एक अनरीजनेबल मांग है, और इस मांग पे कांग्रेस भी तो पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या चुप बैठी रहे? वो कहे कि नहीं, कांग्रेस के भी तो 8 एमपी अगर वहां है, कांग्रेस की सरकार अगर वहां अभी एक साल पहले तक विधानसभा उसकी सरकार थी राज्य में, तो क्या वहां उनके अपने पार्टी के कैडर वालों से कहते हैं नहीं हम नहीं लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे केजरीवाल साहब आए हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, हम इसलिए करेंगे। कहना जो चाह रहे हैं कि ये अनरीजनेबल बात हुई है, और इससे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ वो है कि अब ये 2 चीजें हैं, या तो वाटर टेस्टिंग लोग कहते हैं कि जरा एक डालो देखें क्या लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या ये उनकी एक नियत है कि हमें तो इनके साथ जाना नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एक इस तरह का एक्सक्यूज बनाए कि ये ना हो कि हमने छोड़ा। ये देखिए कांग्रेस ने से हमने डिमांड की थी, कांग्रेस ने हमारी बात ही नहीं मानी, हमें सीट ही नहीं दे रहे, तो हम क्यों जाएं? भाई
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश या राजस्थान में आम आदमी पार्टी का क्या जाने का मतलब है। कर्नाटक में लड़े तो थे, 208 सीटों पे लड़े थे, एक पे भी जमानत नहीं जब बची। तो अब आप कहें नहीं नहीं, हम कर्नाटक में भी हमें सीटें चाहिए, तो सीटें चाहिए वो अलग बात है, लेकिन अब इसमें जो अंतिम है वो मेरे लिए अभी भी पहेली है, वो है अखिलेश यादव जी। मेरा बिल्कुल निश्चित मान्यता यह है कि अभी मायावती जी के अगेंस्ट एक, आपने इंडियन एक्सप्रेस में देखा होगा, खुलासा हुआ उनके भाई और भाभी के, वो जो नोएडा के फ्लैट बने हैं लॉजिक्स कंपनी वाले, उसका एक घोटाले का खुलासा हुआ है। मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि आज से लेके इलेक्शन तक ना मायावती जी, ना उनके भाई, ना उनकी भाभी, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, अब भी निश्चित है। तो फिर ये क्यों किया गया है, ये क्यों खुलासा हुआ है, ये कैसे पता लगा है? ये तो भाई 2010 से चल रहा था मामला। मेरे हिसाब से ये वाली बात में संदेश दिया गया अखिलेश यादव जी को, क्योंकि 23 तारीख जून को जा रहे हो ना मीटिंग में, देख लो जरा, ये तुम भी देख लेना, क्योंकि ये इस तरह की बात यहां पे भी हुई होगी, निश्चित बात है। तो ये संदेश अखिलेश यादव जी को है कि 23 तारीख को आप जब मीटिंग में जा रहे हैं तो जरा इसका भी ख्याल रखिएगा कि आपके कितने पेपर्स, कितने, अगर घोटाला नहीं किया है तो कोई बात ही नहीं है, तब तो भाई दूध का दूध पानी का पानी। तो लेकिन अखिलेश यादव जी जितना खुल के उनको आना चाहिए, जैसे घूमना चाहिए, सबसे बड़े प्रदेश के रहनुमाई करनी है उनको, उसका नेतृत्व करना है, लेकिन उस तरह से अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो एकता है वो संभव नहीं है, और जिस तरह से हर राज्य में इस तरह का प्रॉब्लम है, तो ये एकता चुनाव के पहले नहीं हो सकती है, बाद में कुछ अरेंजमेंट करें? नहीं, मुझे ये बताइए, मैं ये हर आदमी से पूछता हूं, 3 स्टेट हैं जहां पे जिसको लोग कहते हैं जो विपक्षी एकता है या नहीं है, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मुझे चौथा स्टेट बताइए ना जहां पे संभव नहीं है। टेल मी द फोर्थ स्टेट। दिक्कत तो 3 ही स्टेट में है, और ये तय बात है कि वेस्ट बंगाल में या ममता बनर्जी ही डिसाइड करेंगी कि वो, नहीं पंजाब में क्यों प्रॉब्लम होगा, एक सेकंड, पंजाब में जहां पे 2019 में 8 एमपी बैठे हैं, वो 8 एमपी क्या करेंगे, अपने घर में पोस्ट रिटायरमेंट लेके, वॉलंटरी रिटायरमेंट करके वो अपना घर सो जाएं? उनको तो फिर लड़ना ही पड़ेगा ना। पॉलिटिक्स ये नहीं होती कि कहीं से वो आ गया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आपको उस कंस्टिट्यूंसी में काम करना पड़ता है, आपका उस कंस्टिट्यूंसी में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का आप उसमें काम किया। ठीक है, कुछ लोग गुंडागर्दी का काम कर रहे हो, गुंडागर्दी का काम कर रहा हो, समाज सेवा का काम कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, लेकिन आपका एक इन्वेस्टमेंट रहता है, वो क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में ये पंजाब की जो बात कही जा रही है कि पंजाब में, बिल्कुल ये बात ठीक है कि अगर पंजाब में मन होगा आम आदमी पार्टी का, ये आम आदमी पार्टी को डिसाइड करना है कि वो कांग्रेस के साथ जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है। ये निर्णय आम आदमी पार्टी को लेना है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी एक बार कहती है हमें साथ जाना है, तो 13 सीटों में बातचीत हो सकती है। भाई 8 तो उनके सिटिंग एमपी हैं, तो सिटिंग एमपी का तो आप टिकट काटेंगे नहीं। अब वो जो 5 सीटें हैं उसमें आम आदमी पार्टी 5 सीट लेगी कि 1 सीट लेगी कि 4 लेगी, वो बात हो सकती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, दिल्ली में बात हो सकती है, होनी चाहिए और हो भी सकती है। कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में भी बात होनी चाहिए। लेकिन आप ये कहिए कि नहीं आप पूरी स्टेट में नहीं आइए, और दूसरा केवल यही ना कहिए, आप ये कहिए कि नहीं देयर इज अ क्राइसिस ऑफ लीडर एंड क्राइसिस ऑफ इश्यूज, कि वो हमारे इश्यूज चुरा रहे हैं। मतलब ये तो बच्चों वाली बात है। अब मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई परिपक्व राजनेता होता तो इस तरह के बयान देता। अरे उसको तो अच्छा लगना चाहिए, अगर आपकी बात कोई रिपीट हो रही है तो आपको अच्छा लगना चाहिए। ये महाराष्ट्र में भी अभी सीटों का तालमेल कितना कैसे होगा, क्योंकि सारे के सारे एमपी जो है वो शिंदे के पास चले गए, और ये सारे के सारे एमपी उद्धव ठाकरे मांग रहे हैं। तो उतने अगर एमपी 20 से ज़्यादा, 20 एमपी, 19 एमपी अगर वो मांगेंगे, तो यहाँ पर अलायंस होना ही मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आप हमारे साथ रहे, और ये पूरा हमने विश्लेषण किया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे शनिवार को, और आपसे बात करेंगे पूरे हफ्ते की राजनीतिक चर्चा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।